हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने इक्विवेलेंट वेट वगैरह बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ाया था हमने, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ उसी कॉन्सेप्ट पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर बेस्ड आगे हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह आएगी। बट उससे पहले हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ले लेते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज वॉल्यूम ऑफ O2 in liter. Volume of O2 in liter produced by 1 liter H2O2 at NTP. तो H2O2 जो है वो जब डिसोसिएट होता है तो ऑन डिसोसिएशन उसका 1 लीटर O2 का कितना लीटर देगा एनटीपी पर? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. तो H2O2 gives H2O, H2O2 और H2O दोनों लिक्विड है, प्लस O2. तो अगर मान लो हमारे पास H2O2 जो है, अब इसका मोलरिटी मान लो X, H2O2 का मोलरिटी क्या है X, और इसका वॉल्यूम हमने ऑलरेडी बोला है कि 1 लीटर है ना। तो 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है वो कितना लीटर O2 देगा एनटीपी पर, वही H2O2 का क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन X मान लें, X मोलार, वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही, तो कितना मोल हो गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो कितना मोल आया, X मोल आया ना। ओके, सो H2O2 का X मोल O2 का कितना मोल देगा? अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो अब देखो ये बैलेंस हो, ओके। सो H2O2 का X मोल जो है O2 का कितना मोल देगा यार, वो देगा X/2 मोल, है ना, बिकॉज हाफ है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का। तो इसने दिया X/2 मोल। X/2 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एनटीपी पर? X/2 इंटू 22.4, तो कितना है, फिर 11.2 इंटू एक्स लीटर, तो यही होगा ना एट एनटीपी। तो 11.2 इंटू एक्स कितना लीटर आ गया ना, व्हाट इज एक्स? एक्स इज नथिंग बट मोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर्मूला कि यार ऑब्वियसली ये फिर क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही हो गया ना 11.2 इंटू एक्स, बिकॉज 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है वो कितना लीटर दे रहा है ऑक्सीजन का, 11.2 इंटू एक्स लीटर दे रहा है, ठीक है। और एक्स क्या है, मोलरिटी। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो जाता है, 11.2 इंटू उसका मोलरिटी, ओके। इसके अलावा लास्ट लेक्चर हमने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी बताया था। तो मोलरिटी को अगर हमें इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिखना है तो इसका एन फैक्टर होता है 2। इसका एन फैक्टर क्या होता है, H2O2 का 2 होता है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी हमारे पास ये जो फॉर्मूला ये आ जाता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ओके। सो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ओके। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमें अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है H2O2 का, तो हम उसका मोलरिटी बता सकते हैं, या मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता सकते हैं। नो श्राव्या, एनटीपी वाला जो पहले वाला जो था ना, वही 0 डिग्री एंड 273 वाला, सॉरी 0 डिग्री टेम्परेचर है एंड 1 atm प्रेशर है, वही वाला नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वाला।
यस सर, ये फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H22 जो है ये 11.2 इंटू मोलरिटी होता है या 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी होता है। यस प्रशांत, दिस इज फर्स्ट पेज। सिद्धार्थ, मार्केट में H2O2 जो है उसका मतलब जब जो अवेलेबल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अवेलेबल नहीं होता। मतलब वो जैसे हमारे पास एक्चुअली अलग अलग टाइप का लिक्विड अलग अलग फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, अलग अलग लेबलिंग होती है उसकी। तो H2O2 जो है वो जनरली उसमें वॉल लिखा होता है, VOL, ठीक है। और वो VOL जो है वो एक तरह से हमें बताता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मतलब जैसे मान लो 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो हमें बताता है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है। अगर 20 VOL लिखा है मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20, ठीक है। तो H2O2 जो है मार्केट में इसी फॉर्म में मिलता है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इसी फॉर्म में हमें बताई जाती है। रोहन, दिस इज फर्स्ट पेज। रोहन, ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है ये 11.2 इंटू मोलरिटी होता है, जब 5.6 इंटू नॉर्मलिटी होता है। तो अगर तुम्हें मोलरिटी या नॉर्मलिटी पता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता सकते हो, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी बता सकते हो। एक्स हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था, H2O2 एक्स कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम किया था, वॉल्यूम 1 लीटर था। तो 1 लीटर वॉल्यूम था, एक्स मोलार उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल्स कितना हो गया, एक्स हो गया ना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, मोल हो गया। ओके, तो इसका एक्स मोल हो गया। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1.5 है, तो इसका मोल बनेगा x/2। x/2 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एनसीपी पर,
मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो वो हमारे पास आ गया 11.2 इंटू एक्स। ठीक है, ये लीटर में आ गया। तो यही डेफिनेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना मिलेगा एनटीपी पर फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O। तो H2O को हमने 1 लीटर ही लिया था, तो उससे कितना लीटर मिल रहा है? 11.2 इंटू एक्स, और एक्स क्या था? बोलर। दैट्स वाई हमारे पास ये फॉर्मूला आया। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन लिखो। (0.34 grams of H2O2 is dissolved in water to form 500 ml solution. Determine volume strength of H2O2 solution. यूजुअल फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बचेंगे इसके बाद। यह साबित करेक्ट है। आंचल करेक्ट है। हर्ष करेक्ट है।
नो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अभी भी रॉन्ग है। रॉन्ग है सिद्धार्थ। नो रेवती, रॉन्ग है। यस सिद्धार्थ, नाउ इट इज करेक्ट। तो देखो हमें यहाँ पर H22 का वेट दिया है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, सो मोलरिटी निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज मोलरिटी? सो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 0.34 डिवाइड बाय 17 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर करेंगे ml में, तो लीटर के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ रहा है? तो हमारे पास ये देखो ये आ गया 2 टाइम्स एंड ये हो गया 0.68 बाय 70। सॉरी, मोलार मास इज 34। या सो ये हमारे पास हो गया 0.68 बाय 34। ये हम बोल सकते हैं ये हमारे पास आ गया 0.0। ठीक है, सो दिस इज मोलरिटी। नाउ मोलरिटी हमारे पास आ गई, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? 11.2 इंटू मोलरिटी एंड मोलरिटी क्या है? 0.02। ओके, सो क्या आ गया मल्टीप्लाई होके? 0.224। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 करो। होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 7। रोहन, एक्स मोलार एज्यूम किया था H2O2 का वहां पर। होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई रोहन यार, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या तुमने? मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता? किसी की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्स है और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल्स क्या होता है? मोल्स कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स ही होता है ना। ओ सॉरी, देखा नहीं था तो भाई, इसमें देखना क्या था?
यस प्रशांत, करेक्ट है। सिद्धार्थ करेक्ट है। चलो देखो कराते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि H2O2 is reduced rapidly by SN2 positive, नो और स्ट्रॉन्ग है, by SN2 positive to form SN4 positive। तो SN2 positive जो है SN4 positive बना रहा है। ओके, कब? जब उसका रिएक्शन H2O2 के साथ होता है। तो अब देखो SnCl2 जो है ना, एक्चुअली उसमें SN क्या है, +2 ही है। ओके,
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H2O2 का रिएक्शन SnCl2 से करा रहे हैं, मतलब Sn2 पॉजिटिव से करा रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है कि Sn2 पॉजिटिव को वो किस में कन्वर्ट करेगा, Sn4 पॉजिटिव में। तो ये जो है खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब Sn जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो H2O2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब H2O2 रिड्यूस होगा तो यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, तो ये रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, H2 में चला जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो H2O2 ने क्या किया, Sn को ऑक्सीडाइज किया, तो खुद होगा रिड्यूस। इन फैक्टर निकालेंगे अगर इनका, तो H2O2 का ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 से -2 गया, 1 का चेंज है, एंड ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 आ गया इन फैक्टर। इसके अलावा Sn जो है +2 से +4 गया है, तो इसका चेंज क्या है, 2, एंड नंबर ऑफ एटम्स 1, तो इसका भी इन फैक्टर 2 हो गया। तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में जैसा हमने बताया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम, तो वैसा यहाँ पर होना चाहिए। तो इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने हमें यहाँ पर 50 ml एंड 0.2 मोलार इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है टू पॉजिटिव का, और H2O2 जो है उसका 100 ml दिया है। ठीक है, तो इसका हम x मोलार मान लेते हैं, 100 ml कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसका ऑलरेडी हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है, x मोलार मान लिया, 100 ml सॉरी वॉल्यूम हो गया, इसका 50 ml है एंड 0.2 मोलार। ठीक है, सो दोनों के मोल्स क्या होंगे, तो ऑब्वियसली इसका हो गया 100 इंटू एक्स मिलीमोल, और इसका कितना हो गया 50 इंटू 0.2। ठीक है, ये मिलीमोल आ गए। तो दोनों के इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं ना। दोनों इक्विवेलेंट को अभी क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सो 100 इंटू एक्स, ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स या मोल्स। ठीक है, तो 100 इंटू एक्स मिलीमोल्स हो गया, इंटू एन फैक्टर 2, ये हो गया H2O2 के मिली इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू SnCl2 या SN2 पॉजिटिव के मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, 50 इंटू 0.2, इसके हो गए मिलीमोल्स, इंटू एन फैक्टर क्या हो गया 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 आ रही है क्या, कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है ना। ओके, तो एक्स आ गया हमारे पास 0.1 मोलार। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यार, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या आ गया है, 11.2 इंटू मोलरिटी होता है ना, तो मोलरिटी आया 0.1, तो क्या हो गया ये 1.1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब आगे हम चलेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन पर। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिडॉक्स टाइट्रेशन। एंड इसमें हम पहले लेंगे सिंपल टाइट्रेशन।
इसमें दो टाइप है हमारे पास, एक है आयोडीमेट्री और दूसरा है आयोडोमेट्री। तो आयोडीमेट्री जो है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन में, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितना मोल्स I2 का है या कितना वेट I2 का है, वो सब निकाल सकते हैं। तो इट इज मेथड टू एस्टिमेट फ्री I2 इन सॉल्यूशन। ठीक है, I2 जो है सॉल्यूशन में कितना है वो यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, हमें I2 का रिएक्शन या I2 का टाइट्रेशन करना होता है Na2H2O3 के साथ, जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते थे। तो I2 का टाइट्रेशन किया जाता है Na2H2O3 के साथ, एंड Na2H2O3 जो है, इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया होगा और मोलरिटी वगैरह दिया होगा। तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है। अच्छा, मीडियम जो यहाँ पर क्या है, सो एसिडिक मीडियम में ये होता है। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास Na2H2O3 किस में जाता था, Na2H2O3 जो है वो जाता था Na2H4O6 प्लस NaI बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास। नाउ I2 जो है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, NaI में ऑक्सीडेशन नंबर -1, Na2H2O3 में सल्फर का +2 होता है और Na2H4O6 में सल्फर का 5/2 होता है। ठीक है, सो एन फैक्टर अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो एन फैक्टर I2 का क्या हो जाएगा, चेंज कितना I का 1 है ना, एंड नंबर ऑफ एटम्स 2, तो एन फैक्टर 2 आ गया। इसके अलावा Na2H2O3 जो है, इसमें सल्फर का +2 है, +2 से +5/2 गया, कितना चेंज, हाफ, एंड एटम्स 2, सो एन फैक्टर इसका 1 आ। ठीक है, तो ये हमारे पास I2 और Na2H2O का फैक्टर हुआ। अब हम बताएं कि हमें यहाँ पर क्या है कि Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम वगैरह वो दे सकता है। मान लो हमें यहाँ पर दे दिया, नॉर्मेलिटी दे दिया इसका n और वॉल्यूम दे दिया v। ठीक है, n नॉर्मेलिटी दे दिया, v वॉल्यूम दे दिया। इसको यूज करके हमें मान लो I2 का निकालना है, मोल्स निकालना है, कितना मोल्स होगा, या I2 का वेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले लिख लो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? तो अब देखो, एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ, फिर थोड़ा और डिटेल बता देंगे। अब देखो, हमें इसका नॉर्मलिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। तो नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम दोनों से क्या पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट पता चल जाएगा ना।
अगर फॉर्मूला मतलब याद हो तुम्हें फॉर्मूला, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। सो इसके इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो I2 के इक्विवेलेंट पता चल गए तो बस आ गया, इक्विवेलेंट से मोल्स भी निकाल सकते हैं और मोल्स से वेट भी निकाल सकते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 क्या आ गया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मतलब N इंटू V। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, ठीक है। नॉर्मलिटी पता है उसका और वॉल्यूम पता है, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, Na2H2O3 के इक्विवेलेंट अगर पता है, सेम इक्विवेलेंट I2 के भी होंगे ना, बिकॉज किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेम रहेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 भी यही हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 आ गया। नाउ I2 का इक्विवेलेंट मिल गया, तो इसका मोल्स निकाल सकते हैं क्या, व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली I2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इनटू उसका एन फैक्टर, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 क्या आ जाएगा, जो हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर ना। तो I2 का एन फैक्टर क्या आया यार, I2 का एन फैक्टर आया था 2। ओके, सो I2 का एन फैक्टर 2 आया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आया NV। ओके, एंड डिवाइड बाय क्या हो गया 2 हो गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसा है कि हमारे पास प्रोसीजर हम देख रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग यूज नहीं हुआ ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट किया, तो एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया, नया टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। हम ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद रखें, जस्ट हम बता रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही पहले वाला ही लग रहा है। अगर हम यहाँ पर मोल्स ऑफ I2 के बजाय वेट ऑफ I2 पूछा हो तो वो भी निकाल सकते थे। तो वेट ऑफ I2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास कर देंगे, मोलार मास ऑफ I2 जो कि क्या होता है 254। ओके, सो इस टाइप से हम वेट ऑफ I2 भी निकाल सकते हैं, कितना होगा सॉल्यूशन। ओके, सो दिस टाइट्रेशन इज कॉल्ड आयोडी मैट्रिक्स। यहाँ पर आयोडीन निकालते हैं कितना होगा, और आयोडीन कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पर Na2H2O3 दिया जाता है, जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते थे। हमने बताया था Na2H2O3 को क्या बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो सॉल्यूशन। तो ये जो टाइट्रेशन है ये है
आयोडीमेट्री बाय बोथ एनवी बोथ सेम वॉल्यूम। अरे नहीं सिद्धार्थ यार, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। किसका? Na2H2O3 का इक्विवेलेंट आया नॉर्मलिटी मतलब N इंटू वी। अब सिद्धार्थ किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं ना, जितने इक्विवेलेंट इसके आए हैं उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे ना, तो वहां से दोनों का NV आ गया। समझ आया? हमने इक्विवेलेंट निकाले Na2H2O3 के, अब सेम इक्विवेलेंट I2 के आ जाए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करते। ऐसा नहीं कि उसका नॉर्मलिटी सेम है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम सेम होगा। ओके, अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो नॉर्मलिटी डिफरेंट आएगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो नॉर्मलिटी सेम आएगा। ओके, सो दिस टाइट्रेशन वाज आयोडीमेट्री। नाउ इसी टाइप से इसका सेकंड टाइप है सिंपल टाइट्रेशन का, आयोडोमेट्री। दिस इज आयोडीमेट्री, वो है आयोडोमेट्री। तो नेक्स्ट है आयोडोमेट्री। लिख लिया ना सबने? किसी का बचा है क्या? हो गया ना? ओके, सो आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री जो है इसमें दो स्टेप में होता है। आयोडोमेट्री दो स्टेप में होता है। आयोडीमेट्री में क्या एक सिंगल स्टेप था, मतलब एक ही रिएक्शन हो रही थी आयोडीमेट्री में। आयोडोमेट्री में दो रिएक्शन। तो कैसे होगी? तो हमारे पास पहले मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका अमाउंट पता किया जाता है। तो एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसका अमाउंट यहाँ पर पता किया जाता है यूजिंग आयोडोमेट्री। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए हो गया। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रिएक्शन किया जाता है एक्सेस ऑफ के आई के साथ। ठीक है, के आई एक्सेस में रहेगा तो उसके साथ इसका रिएक्शन किया जाता है। अब देखो ए जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आई को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो आयोडीन -1 से 0 में चला गया। ठीक है, आयोडीन को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। तो ए ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म ऑफ ए। तो साथ में आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म ऑफ ए। ओके, तो ए ने क्या किया, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब देखो ये जो I2 यहाँ पर निकला है, इस रिएक्शन से जो I2 निकला, इसका हम आगे एक और टाइट्रेशन कराएंगे। तो इस I2 का टाइट्रेशन हम कराएंगे अभी जैसे हमने कराया था वैसे ही। I2 का हम टाइट्रेशन कराएंगे Na2H2O3 के साथ, जो कि क्या था, हाइपो सॉल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है NaI प्लस Na2S4O6। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, आयोडीन का 0, देन सल्फर का +2 था, देन Na में आयोडीन का -1 और Na2S4O6 में +5/2। ओके, एन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो निकाले थे वैसे थोड़ी देर पहले, ये I2 में 0 से -1, तो 1 का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स 2 तो 2 आ गया। Na2H2O3 का क्या है, Na2H2O3 का चेंज था हाफ, नंबर ऑफ एटम्स 2 तो 1। इसके अलावा ये I2 का अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, चेंज कितने का है I2 के लिए,
1 का चेंज है और I2 में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका भी एन फैक्टर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। चेंज 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 2 आ गया। ठीक है, नाउ तो हमें क्या निकालना है, इस ए का मोल्स या अमाउंट वगैरह निकालना है कुछ भी, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो दिया होगा वो Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया, ओके, Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया होगा और इस कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी दिया होगा। तो Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दिया होगा, उसको यूज करके हमें ए का अमाउंट निकालना है। मान लो तुम्हें यहाँ पर दिया है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट आइट्रेशन में हमने नॉर्मलिटी एज्यूम कर लिया था कि नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम दिया है, यहाँ पर हम मोलरिटी ले लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पर क्या दिया, Na2H2O3 का मोलरिटी दिया है M एंड वॉल्यूम दिया मान लो B। ठीक है, तो Na2H2O3 का मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया है, उस मोलरिटी एंड वॉल्यूम को यूज करते हुए हमें ए जो है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ए, उसका मोल्स या वेट वगैरह निकालना। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं, पहले लिख लो। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? लिख लिया सबने? हो गया सबका? तो जैसे हमने बताया, यहाँ पर हमें मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया, ठीक है। तो अब देखो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
Na2H2O3 क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, ये हमारे पास Na2H2O3 का क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नाउ अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए Na2H2O3 के, लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वलेंट सेम रहते हैं ना, इसके और इसके इक्वलेंट क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। तो दोनों के इक्वलेंट सेम होंगे तो पहले इक्वलेंट निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ Na2H2O3 क्या होगा, सो नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ Na2H2O3 जो है ये हो जाएगा, ऑब्वियसली मोल्स इनटू क्या करते हैं, एन फैक्टर ना, तो एन फैक्टर इसका क्या है, 1। ओके, Na2H2O3 का एन फैक्टर क्या है, 1। सो नंबर ऑफ मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलेंट आ गया। अब देखो इसका इक्वलेंट मिल गया, इतने इक्वलेंट इसके हो जाएंगे ना I2 के, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 इन विच रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन क्या आ गया, M इंटू VR, ठीक है। नाउ देखो, अब सेकंड रिएक्शन में इक्वलेंट आ गए, उतने इक्वलेंट फर्स्ट रिएक्शन में होंगे या नहीं होंगे कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन अभी देखो फर्स्ट रिएक्शन से जो I2 है वही सेकंड रिएक्शन में जा रहा है, पूरा पूरा रिएक्ट हो रहा है ना। तो एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन में जो I2 मिला है उतने ही मोल्स I2 के सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में I2 के मोल्स सेम होंगे, इक्वलेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इक्वलेंट जो है वो डिपेंड करेगा उनके एन फैक्टर, ठीक है। तो एक तरह से सीरीज रिएक्शन हो गई ना। सीरीज रिएक्शन में क्या होता है यार, फर्स्ट रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला वही प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, रिएक्ट कर लिया। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो I2 के मोल्स हैं उतने I2 के मोल्स जो है सेकंड रिएक्शन में क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 के मोल्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में सेम होंगे, इक्वलेंट में भी डिफरेंट, इक्वलेंट डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके एन फैक्टर पर, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन लिखे पहले, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन आ गया, तो मोल्स आ जाएगा अभी क्या, पहले मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन क्या होगा, इक्वलेंट से मोल्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर इसका क्या है, I2 का 2 है ना, I2 का एन फैक्टर क्या है, 2। तो नंबर ऑफ इक्वलेंट से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया सेकंड रिएक्शन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन आ गया। नाउ सेम इतने ही मोल्स हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में भी है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन भी इतना ही आ जाएगा, बिकॉज दोनों रिएक्शन में मोल्स सेम है। जितना I2 फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है उतना ही I2 नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन आ गया। नाउ I2 के मोल्स फर्स्ट रिएक्शन में आ गए तो अब उसके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका एन फैक्टर पता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका क्या है, 2 है, तो क्या है ये, m इंटू वी आ गया ना। तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 मिल गया। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 मिल गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए भी मिल जाएगा ना। जितने इक्विवेलेंट ए के होंगे उतने इक्विवेलेंट, सॉरी जितने इक्विवेलेंट I2 के होंगे उतने ए के होंगे ना, बिकॉज एक पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ना। तो अगर हमें फर्स्ट रिएक्शन में I2 के इक्विवेलेंट पता चले गए तो उतने इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो दोनों जगह एन फैक्टर, दोनों I2 का एन फैक्टर क्या था, सेम था। फर्स्ट रिएक्शन में जो I2 है और सेकंड रिएक्शन में जो I2 है दोनों जगह एन फैक्टर सेम है, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट भी सेम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एन फैक्टर डिफरेंट होगा तो इक्विवेलेंट डिफरेंट आ जाएगा। हमने क्या है, हमने मोल्स सेम लिया है ना, हमने सेकंड रिएक्शन का मोल्स
और फर्स्ट रिएक्शन का मोल्स I2 का सेम लिया, लेकिन n फैक्टर सेम होने की वजह से इक्विवेलेंट भी सेम ही आ रहा है। ओके, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है I2। तो अगर दोनों रिएक्शन में सेम n फैक्टर है तो तुम इक्विवेलेंट भी सेम कर सकते हो। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 हमें पता चल गया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम होंगे ना। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, m इंटू वी आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 क्या है, m इंटू वी आया। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A जो है वो भी क्या आ गया, m इंटू वी आ गया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा फिर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करना होता है, n फैक्टर। ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ A जो है वो तुम्हें पता ही होगा क्या है ना, क्योंकि ये तो जैसे हमने A यहाँ पर ले लिया, बट ये A जो है इसमें कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर में होगा कोई एलिमेंट, वो बाद में किसी दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा होगा, तो उसके थ्रू उसका क्या निकाल सकते हो, n फैक्टर निकाल सकते हो। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ये टाइट्रेशन हो। ठीक है, सो वैसे तो क्या थोड़ी लेंदी लग रही है तुम्हें, बट लेंदी नहीं है, हमने क्या कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताया, दैट्स वाई लेंदी लग रहा है, अदरवाइज उतना लेंदी नहीं। ओके, तो बेसिकली क्या किया है, इसके मोल से पहले इसके इक्विवेलेंट निकालिए, जितने इक्विवेलेंट इसके उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे I2 के। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर इसके इक्विवेलेंट से हम मोल्स निकालेंगे। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट से क्या निकालेंगे, मोल्स, क्योंकि इसके मोल्स और इसके मोल्स क्या होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जैसा कि हम बोल रहे हैं n फैक्टर सेम है, तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम सेम कर सकते हैं, जितने इक्विवेलेंट इसके उतने इक्विवेलेंट इसके हो गए। इस जितने इक्विवेलेंट I2 के उतने इक्विवेलेंट A के हो गए, तो A के इक्विवेलेंट पता है तो n फैक्टर यूज करके मोल्स बता सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वाला, कि हमारे पास जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है उनके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम। हो गया सबका।
नाउ क्वेश्चन लेते हैं। होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 8। होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 8।
यस प्रशांत करेक्ट है। हाँ चल ऑप्शन ए क्या है, एक मिनट। हाँ यस करेक्ट आंसर। यस श्रुति करेक्ट है।
ये सिद्धार्थ करेक्ट है। चलो देखो कराते हैं। तो हमारे पास क्या है, H2O2 है, उसका एक्सेस ऑफ KI से रिएक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली H2O2 जो है क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया, ठीक है। तो H2O2 जो है इसका KI से रिएक्शन हुआ, तो इसने आयोडीन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और खुद ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। तो एन फैक्टर अगर हम यहाँ पर निकालें तो H2O2 का एन फैक्टर क्या होगा, देखो वन से -1 से -2 गया, तो 1 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 2 आएगा। तो ये I2 का एन फैक्टर जो है कितना है, 2 है, बिकॉज चेंज हमारे पास कितने का है, 1 का, एंड नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है। देन ये जो I2 निकल रहा है इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, Na2H2O3 के साथ, जो कि बना रहा है NaI प्लस Na2H4O6, ठीक है। तो इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, I2 का यहाँ पर एन फैक्टर 2 होता है और इसका एन फैक्टर क्या होता है, चेंज हाफ का है, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 1 होता है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार एंड वॉल्यूम दिया है कितना ml, 20 ml। मतलब हमें इसके मिलीमोल्स पता है, कितने मिलीमोल्स है, 2, तो इसके मिलीमोल्स 2 है, एन फैक्टर 1 है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए यार, 2 मिली इक्विवेलेंट हो गए क्या। और इसके मिली इक्विवेलेंट से इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कितने होंगे, ऑब्वियसली दोनों के मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए 2। ओके, अच्छा, इस I2 का और ऊपर वाले रिएक्शन के I2 का एन फैक्टर सेम है ना, दोनों जगह एन फैक्टर क्या है, सेम, इसलिए हम इक्विवेलेंट भी क्या बोल देंगे, सेम ही बोल देंगे। तो अगर इस रिएक्शन में I2 के मिल इक्विवेलेंट 2 है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी I2 के मिल इक्विवेलेंट क्या आ गए, 2 आ। ओके, अब I2 के मिल इक्विवेलेंट मिल गए, तो इतने ही मिल इक्विवेलेंट जो हैं वो हमारे पास किससे हो जाएंगे, H2O2 के हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास इसके मिल इक्विवेलेंट आए ना, इसके मिल इक्विवेलेंट से H2 के क्या आ जाएंगे, 2 मिल इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। नौ मिल इक्विवेलेंट 2 आ गए, तो मिलीमोल्स कितने आएंगे, मिल इक्विवेलेंट आ गए, 9 मिलीमोल्स कितने आएंगे, डिवाइड बाय एन फैक्टर क्या है, 2 है ना, तो 1 मिलीमोल आ गया, ठीक है। तो H2O2 का मिलीमोल्स कितना आ गया, 1 आ गया, एंड उसका हमें क्या दिया है, उसका उन्होंने हमें दिया है 10 ml वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो 10 ml वॉल्यूम दिया, मान लो इसका हम कॉन्सेंट्रेशन एक्स मोलार मान लें, तो एक्स मोलार और 10 ml, तो मिलीमोल्स कितना होना चाहिए, 10x मिलीमोल होना चाहिए ना। Now obviously this 10x should be equal to क्या होना चाहिए, 1। ओके, सो 10x should be equal to 1, तो x क्या आ गया, 0.1। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई 0.1, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 11.2 इंटू 0.1 मतलब 1.1। ओके।
H2O2 का एन फैक्टर दीपक, H2O2 का एन फैक्टर 2 है ना, तो इक्विवेलेंट से मोल्स निकाल लो। हो गया सबका? ओके, सो ये हमारे पास था फर्स्ट वाला सिंपल टाइट्रेशन, जिसमें हमने दो टाइट्रेशन पढ़े, एक था आयोडीमेट्री और एक था आयोडोमेट्री। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे सेकंड वाला टाइट्रेशन, जो कि है बैक टाइट्रेशन।
तो बैक टाइट्रेशन जो है इसमें क्या है, हमारे पास कोई एक इम्प्योर सॉलिड है सी मान लो, ठीक है, एक कोई इम्प्योर सॉलिड है सी और इसका हमें वेट दिया है W ग्राम, ठीक है, कोई इम्प्योर सॉलिड सी है उसका वेट दिया है W ग्राम। इसमें मतलब हमें परसेंटेज निकालना है और प्योर सी हम बोल सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी निकालना, मान लो जैसे एग्जांपल हो गया एक तरह से हम जो ले रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही अप्लाई करेंगे। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना सी का, कि हमारे पास उस इम्प्योर सॉलिड में परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा सी का। इसके लिए हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है। अब इनमें से हमें एक का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, मान लो हमें बी का कॉन्सेंट मतलब यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन हमें मान लो पता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो N1 है, नॉर्मलिटी पता है, और ए का जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगा, और नॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कंडीशन होंगी, इस टाइट्रेशन की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि हमारे पास ए और बी जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर, यहाँ पर ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा ए जो है ये प्योर सी से भी रिएक्ट कर सकता है, हमारे पास क्या इम्प्योर है ना, तो इम्प्योर में हमारे पास इम्प्योरिटी और बाकी प्योर सी, ठीक है। तो ए जो है एंड प्योर सी भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, ए और बी तो रिएक्ट कर सकते हैं, बट ए जो है प्योर सी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। N1 नॉर्मलिटी लिया दीपक मैंने, जो बी वाला सॉल्यूशन है ना, हमारे पास दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए का एक सॉल्यूशन बी का है, ठीक है। तो ए का सॉल्यूशन का हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, बट बी के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसकी नॉर्मलिटी हमें पता है N1, ठीक है। तो ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, ए और प्योर सी भी आपस में रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा जो ए एंड सी का जो प्रोडक्ट वो बी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, मतलब ए और सी का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए जो बी से रिएक्ट ना करे। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी शुड नॉट रिएक्ट विद बी, ठीक है। ए और सी जो आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो ए के इक्वलेंट है यहाँ पर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होने चाहिए इक्वलेंट ऑफ प्योर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन होंगी इस टाइट्रेशन के लिए, तो लिखो ये फिर बताते हैं। तो ये कंडीशन भी तुम्हें समझ आएंगे जब हम तुम्हें टाइट्रेशन बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। पहले लिख लो। तो हमारे पास एक कोई इम्प्योर सॉलिड होगा, मान लो इम्प्योर सॉलिड को हमने सी बोल दिया, तो उसमें कितना परसेंट प्योर सी है वो हमें निकालना है। इसके लिए हम दो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। उनमें से एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता है। सॉल्यूशन बी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, उसका हमें नॉर्मलिटी दिया है, और नॉर्मलिटी क्या दिया है N1, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइट्रेशन है, और इसमें हमें कुछ कंडीशन देखना है कि ए और बी जो है एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ए जो है वो प्योर सी से रिएक्ट कर सकता है, मतलब ए जो है बेसिकली बी से भी यहाँ पर रिएक्ट करेगा और ए सी से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है।
लेकिन जब ए और सी का रिएक्शन हो रहा है तो उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो बी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब हम ए से सी के रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में ए के इक्विवेलेंट जो है वो सी से क्या रहने चाहिए, ज्यादा रहने। मतलब बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए के हमें इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा लेने हैं, जिससे कि कुछ इक्विवेलेंट जो है सी से रिएक्ट करे और कुछ बी से करे, कुछ इस टाइप का इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, बताते हैं अभी। ठीक है, हमें एक एक, क्योंकि ए जो है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है सी से भी और ए रिएक्ट कर रहा है बी से भी, तो ए दोनों से रिएक्ट कर रहा है सी और बी से भी, इसलिए ए के इक्विवेलेंट हमें काफी ज्यादा लेने हैं। हो गया। नाउ अब देखो क्या होगा टाइट्रेशन में। तो हम यहाँ पर पहले ए और बी की टाइट्रेशन कराएंगे एक बार। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ए एंड बी की टाइट्रेशन कराएंगे। और हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ए जो है ना, हमें ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका पता है, बी का पता है। ठीक है, तो ए का हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन मैं बोल सकता हूँ ए का इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम पहले बी से टाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो पहले हम टाइट्रेशन कराएंगे ए एंड बी का। पहले ए एंड बी का टाइट्रेशन कराएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बी यूज्ड मान लो हमारे पास आया B1। ठीक है, मतलब हमारे पास रिएक्शन बेसिकली क्या हुई है, ए प्लस बी गिव्स कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बी यूज्ड आ गया हमारे पास बी। अब बी का हमें नॉर्मेलिटी पता है ना, बी का नॉर्मेलिटी क्या है, N1 है ना। तो बी का नॉर्मेलिटी N1 है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी जो है ये आ जाएगा N1 इंटू V1। आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने इक्विवेलेंट ऑफ सी ए जो है ना वो सी से ग्रेटर लिया है, बट बी से हमने कोई इसकी बात नहीं की कि बी से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, तो हम एक्चुअली ये पूरी टाइट्रेशन करा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम टाइट्रेशन क्या है, पूरी करा रहे हैं। तो ऐसा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी जितना है उतना इक्विवेलेंट ऑफ ए आ गया। तो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना, ए और बी के हमने जो दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, तो उनमें आपस में जब हम टाइट्रेशन करा रहे हैं तो उस टाइट्रेशन के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ए के कितने इक्विवेलेंट। ओके, तो पहले हम ए और बी का टाइट्रेशन करा के देखेंगे कि ए के कितने इक्विवेलेंट है। वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो ए है ना उसका हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं, हमें ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। देखो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं ए जो है अननोन कॉन्सेंट्रेशन का है, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, दैट्स व्हाई हम पहले क्या ए की कॉन्सेंट्रेशन पता कर रहे हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए के इक्विवेलेंट पता कर रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी जो है वो क्या आ गया, N1 V1, बिकॉज बी का V1 वॉल्यूम यूज हो रहा है, नॉर्मेलिटी N1 है। तो इतने इक्विवेलेंट हमारे पास ए के आ जाएंगे अभी। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए जो है हमारे पास अभी क्या आ गया, N1 इंटू बी। ओके, तो इस टाइप से हमें ए के इक्विवेलेंट पता चल गए सॉल्यूशन में।
तो ये तो पहले हमने टाइट्रेशन करा दी ए और बी की, और उस टाइट्रेशन से हमने पता कर लिया कि हमारे पास ए के कितने इक्विवेलेंट। अब फिर से हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी टाइट्रेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम सी से टाइट्रेशन कराएंगे। पहले किससे टाइट्रेशन कराएंगे, सी से। लेकिन जब हम सी से टाइट्रेशन कराएंगे तो हमें देखो ऑलरेडी एक कंडीशन बोली है कि जो ए के इक्विवेलेंट है वो या तो सी के इक्वल होने चाहिए या सी के इक्विवेलेंट से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सी के इक्विवेलेंट से ज्यादा है हमारे पास ए के इक्विवेलेंट, तो फिर ऐसा है कि सी तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, बट ए के इक्विवेलेंट कुछ बच जाएंगे। ठीक है, तो जो बचे हुए इक्विवेलेंट है उनका फिर बी से हम टाइट्रेशन कराएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइट्रेशन जो लेंगे वो क्या है, सो टाइट्रेशन ऑफ ए एंड सी देन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले ए एंड सी का टाइट्रेशन एंड उसके बाद ए एंड बी का। तो पहले हम ए और सी का टाइट्रेशन कराएंगे, तो ए एंड सी से कुछ प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद जैसा हमने बताया कि यार हम ए के जो इक्वलेंट है वो सी के या तो इक्वल ले रहे हैं या उससे ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल होगा तो ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन में कुछ जाएगा ही नहीं, बट अगर ए के इक्वलेंट जो है सी से ज्यादा हुए तो सी तो पूरा खत्म हो गया, बट ए के कुछ इक्वलेंट बच जाएंगे ना, तो जो बचे इक्वलेंट है वो फिर किससे रिएक्ट करेंगे, बी से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये टाइट्रेशन हो गया। तो अब मान लो वॉल्यूम ऑफ बी यूज आया हमारे पास V2। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ बी यूज आया V2, मतलब नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ बी पता चल गया अभी कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ बी कितना आ गया, N1 इंटू V2। नॉर्मलिटी बी का हमने लिया N1 और वॉल्यूम आ गया V2 यहाँ पर, सो इक्वलेंट आ गया N1 इंटू V2। तो ये N1 इंटू V2 एक्चुअली क्या है बताओ, ये N1 इंटू V2 जो है बी के नंबर ऑफ इक्वलेंट है, तो उतने इक्वलेंट सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सेकंड रिएक्शन में एक एक कितने इक्वलेंट रिएक्ट करेंगे, जितने हमारे पास बी के इक्वलेंट होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ ए ऑफ ए इन सेकंड रिएक्शन क्या आ गया, N1 इंटू V2 आ। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। तो मैं सेकंड रिएक्शन में ए के इक्वलेंट पता चल गए, सिद्धार्थ पहले जब हम ए एंड बी का टाइट्रेशन करा रहे हैं तो उसके थ्रू हम ए के टोटल इक्वलेंट देख रहे हैं सॉल्यूशन में कितने हैं। ठीक है, पहली जो हमने टाइट्रेशन कराई है ए एंड बी की, तो उसके थ्रू हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है ना ए का सॉल्यूशन, उसमें उसके इक्वलेंट कितने हैं, क्योंकि हमें ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पता ही नहीं है। ओके, तो पहले हम टाइट्रेशन करा के हमें जस्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो उस बी के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके हम ए के टोटल इक्वलेंट पता कर रहे हैं सॉल्यूशन में कितने हैं। फिर जब हमें ए के टोटल इक्वलेंट पता चल गए सॉल्यूशन में कितने हैं, तो उसको फिर हम सेकंड वाले टाइट्रेशन में यूज करें। तो वहां पर सेकंड टाइट्रेशन में पहले हम ए का सी से टाइट्रेशन कराएंगे, एंड देन बचे हुआ जो ए, जैसा हमने बताया कि ए एक्सेस में है। ठीक है, ए के इक्वलेंट सी के इक्वलेंट से ज्यादा है, तो पहले हम सी से टाइट्रेशन कराएंगे, बट सी से टाइट्रेशन कराने पर कुछ ए बच जाएगा, तो जो बचा हुआ ए है उसका फिर बी से टाइट्रेशन कराएंगे। तो जो बी से टाइट्रेशन हो रही है तो बी का वॉल्यूम V2 यूज हो रहा है, बी का वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है, V2। ठीक है, तो V2 वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो उससे इक्वलेंट क्या आ गए, N1 इंटू V2 आ गए, बिकॉज नॉर्मलिटी पता है। तो इक्वलेंट पता चल गए बी के, तो ऑब्वियसली उतने इक्वलेंट किसके हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे उस रिएक्शन। क्लियर है सभी को यहाँ तक।
लिख लिया सबने? तो अब देखो, अच्छा एक एक टोटल इक्विवेलेंट पता है ना हमें कितने हैं? एक एक टोटल इक्विवेलेंट हमें पता है सॉल्यूशन में कितना है, n1 इंटू वी1, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन में एक एक कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए हैं, n1 इंटू वी2। फर्स्ट रिएक्शन के इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे क्या? फर्स्ट रिएक्शन के इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, क्योंकि एक टोटल इक्विवेलेंट पता है, एक सेकंड रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है वो भी पता है, तो फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? देखो टोटल इक्विवेलेंट हमें पता कितने थे, टोटल इक्विवेलेंट थे n1 वन इंटू वी वन, है ना। और सेकंड रिएक्शन में कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ, n1 वन इंटू वी टू। तो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन में कितना इक्विवेलेंट यूज होगा, n1 v1 माइनस n1 v2। ठीक है। तो अभी हमें देखो फर्स्ट रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट पता चल गए, तो ऑब्वियसली उतने इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, सी के हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्योर सी इज इक्वल टू क्या आएगा, n1 v1 माइनस n1 v2। देन सी के इक्विवेलेंट पता चल गए। ओके, हमें सी का क्या निकालना है यार, सी के इक्विवेलेंट पता चल गए ना, ए के इक्विवेलेंट से सी के इक्विवेलेंट पता चल गए, लेकिन हमें सी का क्या निकालना है, हमें निकालना है सी का परसेंटेज प्योरिटी, मतलब प्योर सी कितना है ना। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्योर सी पता चल गया, तो अभी मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सी क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय एन फैक्टर करके। इसका एन फैक्टर ऑब्वियसली सी का, तो डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ सी। तो ये मोल्स आ गए। नाउ वेट ऑफ प्योर सी क्या आएगा, तो वेट ऑफ प्योर सी आ गया हमारे पास n1 v1 माइनस n1 v2 डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू मोलार मास ऑफ सी। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने मोलार मास ऑफ सी को, तो ऑब्वियसली क्या आ गया, वेट ऑफ प्योर सी आ गया। नाउ परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सी क्या होगा, ऑब्वियसली सी का प्योर सी का वेट पता है, डिवाइड बाय टोटल वेट कर देंगे। टोटल वेट कितना लिया था हमने, W ग्राम लिया था, ठीक है। तो टोटल वेट वाज W ग्राम। तो प्योर सी का वेट ये आ गया, प्योर सी का वेट डिवाइड बाय पूरे सॉलिड का वेट दैट इज W इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज प्योरिटी आ गया ऑफ सी। क्लियर है। तो वो जो सॉलिड है हमारे पास, उस सॉलिड में हमने सी का परसेंटेज निकाला है कि सी का परसेंटेज कितना, प्योर सी का परसेंटेज कितना है, यूजिंग ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट। सिद्धार्थ, इम्प्योर सी का मतलब क्या है यार, कि हमारे पास सी और कुछ इम्प्योरिटी है। ओके, दैट इज इम्प्योर। ओके, तो इसमें जो सी से रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। इम्प्योर सी का मतलब क्या है, ये पूरा मिला के इसको हम इम्प्योर सी बोल रहे हैं ना। ओके, सो इम्प्योरिटी और कुछ सी है हमारे पास, कोई सब्सटेंस सी है। तो हमारे पास वो जो ए है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सी से कर रहा है, ना कि इम्प्योरिटी। ओके, तो इस टाइप से ऑब्वियसली हम ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो दिस इज बैक टाइट्रेशन। तो मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मतलब बैक टाइट्रेशन में है वो यही है कि यार हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन ए है, वो दो सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है ना। तो
उस ए के इक्विवेलेंट जो है, किसके इक्विवेलेंट, उस ए के इक्विवेलेंट जो है वो किस किस से रिएक्ट कर रहा है, ए सी से भी रिएक्ट कर रहा है और बी से भी रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट हम मतलब बैक टाइट्रेशन में बताते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, बी और सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट, ए के इक्विवेलेंट। ओके, क्योंकि ए जो है वो किस किस से रिएक्ट कर रहा है, बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी कर रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी। ओके, सो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है बैक टाइट्रेशन कि कोई एक सब्सटेंस जो है अगर दो सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, ओके, तो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों सब्सटेंस के इक्विवेलेंट का सम। तो ये जो है दिस इज बैक टाइट्रेशन का मेन कंक्लूजन। हो गया सबका? ओके, सो ये हमारे पास हो गया बैक टाइट्रेशन वाला पार्ट। नो, टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और टाइट्रेशन बची है, डबल टाइट्रेशन, वो कराएंगे एंड बैक टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क जो है हमने लास्ट टाइम कितना दिया था, होम असाइनमेंट 1 to 3 दिया था ना? तो वैसे मोस्ट ऑफ द चैप्टर तुम अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अटेम्प्ट करके देख लो एक बार। वैसे डबल टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें फिनोप्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें फिनोप्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है वो डबल टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो उसके अलावा बाकी पार्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और ऑन फिजिकल केमिस्ट्री में भी है 2-3-4 चैप्टर और हैं।